सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। और आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ विसर्ग संधि को लेकर। विसर्ग संधि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें विसर्ग की संधि की जाती है। जब कोई विसर्ग किसी अन्य वर्ण से मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण करती है तो उस प्रक्रिया को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अब इस विसर्ग संधि के दौर में हम 2-3 बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है विसर्ग को सौ में बदलना। विसर्ग को कैसे हम तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत सौ तीनों में बदलते हैं, इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद विसर्ग से ओ बनाना और फिर विसर्ग से उ का निर्माण करना, इन चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले विसर्ग से सौ का निर्माण कैसे हो, इसके लिए एक सूत्र आता है विसर्जनीय से सा, जिसका अर्थ होता है कि विसर्ग के बाद यदि क ख च छ ट ठ त थ प फ यानी कि 5 जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर, साथ ही तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत सौ, यानी कि ये कुल 13 वर्ण यदि विसर्ग के बाद होते हैं तो विसर्ग के स्थान पे हम सौ ले आते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ दंत सौ ही आएगा? क्या विसर्ग के स्थान पर सिर्फ दंत सौ ही आएगा? नहीं, तो तालव्य सौ और मूर्धन्य सौ किस परिस्थिति में आएगा? ठीक है, तो 13 वर्णों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, तीनों सकार के लिए। सबसे पहले जो है ना, जनरली दंत सौ ही आता है। दंत सौ के बाद हम उसको फिर तालव्य सौ और मूर्धन्य सौ में परिवर्तित कर देते हैं। एक सूत्र है अस्तोश्चुनाश्चु, जो कि हमने पूर्व भी पढ़ा है। अस्तोश्चुनाश्चु कहता है कि यदि दंत सौ या तवर्ग के बाद तालव्य सौ और चवर्ग रहता है तो दंत सौ के स्थान पे हम तालव्य सौ कर देते हैं। तो उस सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम तालव्य सौ करते हैं। वहीं पे अष्टुनाष्टु एक सूत्र है, जिसके अनुसार यदि दंत सौ और तवर्ग के बाद तालव्य सौ और टवर्ग रहता है, मूर्धन्य सौ और टवर्ग रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे दंत सौ के स्थान पे मूर्धन्य सौ आदेश कर देते हैं। अब देखिए, इसमें से हम 3 वर्ण छांट लेते हैं। पहला तो चौ छ यानी कि चवर्ग और तालव्य सौ, यानी कि जब हम 100 आदेश कर देंगे ना दंत सौ, उसके बाद यदि तालव्य सौ और चौ और छ आता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस 100 के स्थान पे तालव्य सौ को रख देंगे। 3 कंडीशन बनता है। पहला जो है, यदि विसर्ग के बाद, जैसा कि अस्तोश्चुनाश्चु कहता है कि यदि 100 के बाद तालव्य सौ, चौ और छ जो कि ऊपर दिए गए हैं, वैसे तो चवर्ग पूरा आता है, ऊपर जो 13 वर्ण हैं उन वर्णों में से छांट के लिया गया है कि अगर ये 3 वर्ण है तो वहाँ पे तालव्य सकार हो जाएगा। यदि दंत सौ के बाद ट ठ और मूर्धन्य सौ रहता है तो वहाँ पे मूर्धन्य सौ आदेश हो जाता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है, विसर्ग के बाद यदि तालव्य सौ चौ छ है तो वहाँ पे तालव्य सौ होगा। यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य सौ ट ठ है तो वहाँ पे मूर्धन्य सौ होगा। यदि विसर्ग के बाद क ख त थ प फ सौ, ये इतने वर्ण हैं तो वहाँ पे दंत सौ होता है। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं दंत सौ पे। चलिए, दंत सौ। दंत सौ कहाँ होता है? अब है दंत सौ के लिए, जैसे उदाहरण में हम एक लेते हैं शब्द नमः जोड़ते, ये एक शब्द है नमः जोड़ते। अब देखिए, यहाँ पे नमः का जो अंतिम वर्ण है वो विसर्ग है और विसर्ग के बाद त है।
अब ऊपर जो कंडीशन दिया गया था विसर्ग के बाद जो जो वर्ण का क ख च छ ट ठ त थ प फ स श इन 13 वर्णों में तो आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, नमः तो नमः ही है, विसर्ग जो था उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, स ले आएंगे। विसर्ग के स्थान पे स कर देंगे और यहाँ पे ते हो जाएगा, ते जैसे था, और फिर ये मिल जाएगा तो नया शब्द बनाएगा नमस्ते। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, नमःकार। नमः जोड़ कारः, ठीक है, नमः जोड़ कारः। यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद कवर्ग है, तो इस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग के बाद स हो जाता है। नमस और फिर कार इसमें जोड़ देंगे तो नया शब्द क्या बनाएगा, नमस्कार। अब तालव्य स वाले वर्णों पे चलते हैं। ये तो वो ये दंत स वाली बात, अब तालव्य स की बात करते हैं। निह जोड़ चला। अब यहाँ देखिए हम पहले इसको दंत स में बदलते हैं। निस जोड़ चला, ठीक है, ये आता है। अब देखिए यहाँ पे निस दंत स है और दंत स के बाद च है, तो यहाँ पे अस्तोष चुनाश्चु लग सकता है। अस्तोष चुनाश्चु कहता है यदि दंत स के बाद चवर्ग का कोई भी वर्ण हो या तालव्य स हो तो दंत स के स्थान पे तालव्य स हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ दंत स है वहाँ हम उसको क्या करेंगे, तालव्य स में बदल देंगे। तो नया जो सब वर्ण बनेगा, नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, निश्चल। क्लियर है, यानी कि होता दंत स ही है आदेश, लेकिन दूसरा कोई और सूत्र है जिसके अनुसार वो तालव्य स में बदल जाता है, अस्तोष चुनाश्चु के अनुसार, नहीं तो आदेश दंत स ही होता है, ये ध्यान में रखना है। टवर का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। धनुः जोड़ टंकारा, धनु जोड़ टंकारा, ये शब्द है। अब यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद ट है, तो यहाँ भी ऊपर वाले सूत्रों के अनुसार विसर्जनीय से स के अनुसार यहाँ पे दंत स आदेश हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, धनुष जोड़ टंकार। अब इतना होने के बाद जब दंत स के बाद टवर्ग या फिर मूर्धन्य स होता है तो दंत स के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य स। तो क्या बन जाएगा, धनुष जोड़ टंकार, धनुष टंकारा। यानी कि पहले हमें ताल दंत स ही करना होता है, फिर हम उसको मूर्धन्य स में बदल देते हैं, मतलब दूसरे सूत्र से वो मूर्धन्य स में बदल जाता है, इसलिए हम इन वर्णों को पहले ही छाट के उन्हें डायरेक्टली मूर्धन्य स और तालव्य स में बदल देते हैं। लेकिन जनरली होता ही है यही कि उसमें दंत स ही आदेश होता है, मूर्धन्य स या तालव्य स डायरेक्ट आदेश नहीं होता। बाद में सूत्र जो है उसके अनुसार वो तालव्य स या फिर मूर्धन्य स में बदल जाता है। अब है, ये तो रही विसर्ग से स में बदलने की बात। अब विसर्ग से उ, विसर्ग से उ, विसर्ग से उ में बदलने के दो नियम हैं। एक नियम में क्या होता है कि गुण होके पूर्व रूप हो जाता है,
और वहीं दूसरे नियम में सिर्फ गुण होके रह जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुण होके पररूप कैसे होता है। उसके लिए हम सूत्र पे आते हैं, जिसका सूत्र है अतो रो रप्लुता लप्लुता दप्लुते। तो रो रप्लुता दप्लुते, ये सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग से पहले और है, और मतलब सिर्फ ह्रस्व, और फिर विसर्ग के बाद फिर से और है, यानी कि विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी और है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, विसर्ग के जगह पे के स्थान में, वैसे तो सीधा ओ के गुण पर रूप हो जाता है, लेकिन हम एक एक स्टेज वाइज पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, रू हो जाता है। ठीक है, रू में सिर्फ ऊ बचता है। ठीक है, रू में सिर्फ ऊ बचता है। चलिए एक एक स्टेज सॉल्व करते हैं इसका, कैसे विसर्ग होता है, कैसे फिर ऋतु होता है, फिर कैसे उसका गुण होता है, फिर कैसे पररूप होता है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं उदाहरण पे। बालः जोर अयम। ठीक है, बालः जोर अयम। अब यहाँ देखिए विसर्ग है, बालः का अंतिम जो है विसर्ग है, और विसर्ग से जस्ट पहले देखिए जब हम बालः का वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो हमारे पास आता है ब हलंत आ, ल हलंत अ। अब यहाँ देखिए विसर्ग जो है, विसर्ग से जस्ट पहले अ आता है, यानी कि इसमें भी यही कहा गया कि विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो। तो बालः में जो विसर्ग है उससे पहले भी अ आ रहा है, अ का, और विसर्ग के बाद भी अयम का अ है। इस स्थिति में क्या होता है, विसर्ग के जगह पे जो है वो हम क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पे रू आदेश कर देते हैं। यानी कि देखिए बालः, तो बालः ऐसे ही रहेगा, जोर रू, यानी कि रू में क्या बच जाएगा, ऊ, तो ऊ ही लिखते हैं यहाँ पे, जोर अयम। अब इतना होने के बाद आपको पता है गुण संधि, आप लोग गुण संधि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बालः में देखिए अ है और अ के बाद ऊ है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, गुण हो जाता है, यानी कि अ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बालो जोर अयम। अब देखिए
यदि ऐसा कंडीशन होता है ओ के बाद यदि अ आता है, ए और ओ के बाद अ रहने से उसका पूर्व रूप हो जाता है, मतलब ऐसा ही रहता है, अ खत्म हो जाता है, अ के जगह पे चिन्ह आ जाता है। तो अब ये रूप बन जाएगा ऐसे, बालोयम। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। नृपः जोर अवदत्, नृपः जोर अवदत्। अब यहाँ देखिए, यहाँ नृपः में विसर्ग है और अवदत् जो है उसमें अ है पहले। नृपः विसर्ग है और उससे पहले क्या है, अ है। अब इस स्थिति में क्या होगा, उससे पहले भी देखिए, नृपः में जब नृपः का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो न प्लस री प्लस प प्लस अह, तो अह में विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अवदत् में अ है। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले वाला भी, विसर्ग के बाद वाला भी। विसर्ग से पहले भी अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे हम रू यानी कि जिसमें उ बचता है करते हैं। तो फिर क्या आदेश होगा, देखिए, नृप जोर रू में उ बच जाएगा, जोर अवदत्। जब इतना हो जाता है तो नृप में अ है, अ के बाद उ है, अ के बाद उ रहने पर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। गुण संधि में यही होता है ना, अ या आ के बाद ई उ री ली कोई भी वर्ण हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण होता है। तो अ और उ का गुण क्या हो जाएगा, ओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नृपो, नृपो जोर अवदत्। जब इतना हो जाता है तो यहाँ पे फिर पूर्व रूप, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, सॉरी, पररूप संधि। पररूप संधि क्या कहता है कि यदि ए और ओ के बाद कोई अ होता है, सिर्फ अ, यदि ए और ओ के बाद अ होगा, अब यहाँ देखिए ओ है और ओ के बाद जस्ट अ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ होने से क्या होता है, ओ है तो इसलिए यहाँ पे पररूप हो जाएगा। पररूप होने का क्या तात्पर्य है, नृपो अ का लोप हो जाएगा और यहाँ पे वदत्, यह रूप बनेगा। अब ये तो हो गई, अब विसर्ग से ओ कैसे बनाया जाए, ये क्या था, विसर्ग से उ, यहाँ भी विसर्ग से उ ही बनाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो है लास्ट में अ नहीं होने के कारण यहाँ ओ रह के ही थम जाता है और यहाँ पे पररूप नहीं होता। इसके लिए सूत्र है हसीचो। हसीचो ये भी वही कहता है कि यदि अ के बाद विसर्ग हो, यानी कि विसर्ग से पहले यदि अ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले हो जैसे ऊपर था, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। तीसरा वर्ण बोले तो ग, ज, ड, द और ब, ठीक है। चौथा वर्ण
चौथा वर्ण मतलब घ, झ, ध, ध और भ। ठीक है। और पांचवा वर्ण यानी कि अंग, ञ, ण, न और म। साथ ही तथा और क्या है इसके बाद य, व, र, ल। इतना वर्ण रहे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पे रू करते हैं, जो हम ऊपर करते थे। विसर्ग के स्थान पर रू, जिसमें ऊ बचता है, सिर्फ रू कर देते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पे रू हो जाएगा, यानी कि ऊ हो जाएगा। तो पहला उदाहरण लेते हैं इसका, तपः जोर वनम। ठीक है, तपः जोर वनम। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले तप, प में अ है और बाद में जो है वो व है। तो इस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा, यानी कि रू होगा, रू में ऊ बचेगा। तो क्या होगा, तप ऊ वनम। अब अ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा। ठीक है, गुण हो जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था, तो बनेगा तपोवनम। ठीक वैसे ही बालः गच्छति, बालः गच्छति, बालः गच्छति। अब यहाँ देखिए क्या है, बालः में विसर्ग है और विसर्ग से पहले लौ में अ है। अब विसर्ग से पहले अ है और बाद में ग है, यानी कि वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग के जगह पे ऊ आ जाएगा और आगे गच्छति। अब जब इतना हो जाता है, इतना होने के बाद बालक का अ और आगे का ऊ, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, बालो, और आगे गच्छति। तो ये जो नया शब्द बनता है वो बनता है बालो गच्छति। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य और य, र, ल, व और विसर्ग से पहले और है, तो उस स्थिति में विसर्ग के स्थान पे हम ऊ आदेश कर देते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।